talking to us on this topic is none other than Dr. Meenu Walia ma'am. Dr. Meenu Walia ma'am is a renowned cancer specialist with almost 30 years of experience in treating cancer patients. She is the first DNB medical oncologist of India. Currently, she spearheads the Department of Medical Oncology and Hematology at Max Super Specialty Hospital. She has received various awards and accolades, namely Bharat Jyoti Award and Medical Excellence by IMA multiple times. She is a keen cancer researcher and is a principal investigator of various international clinical trials. What is remarkable for her is that she is the author of hugely popular book among the cancer patients, Tips for Happiness in the Shadow of Cancer. I have just added that book in my Kindle library, and you should go and see the reviews it has received. So with this, without a further ado, now I hand over the proceeding to Dr. Meenu Walia ma'am. And thank you so much, ma'am, for joining us today. And all employees, all colleagues in MCure are really looking forward to your presentation. Over to you. Thank you, Dr. Arvind. First of all, I would like to say sorry for joining in late. And there was as you know, something urgent always in the OPD. And really sorry to make everybody keep waiting. I think the voice is echoing. This has to stop. So we will start with the topic now. Can you see the slides? Yeah, we can see Yes, slides now. yes, we can see the slide, but there is an echo. So if there are two audio devices, echo in this thing. yeah. You just Now it's okay, ma'am. Now it's okay. You can go ahead, ma'am. You can go ahead. Thank you. I have been specifically told by Dr. Arvind and Manisha that we have to keep it very simple, and it should be that it should not look like a lecture. It has to be everybody gains something out of this session. So we are going to talk what is something very basic, very practical. We are going to talk about what cancer is and how we can keep cancer away. अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि कैंसर एक बीमारी है, बट कैंसर एक बीमारी नहीं है. मतलब कैंसर जो है एक कॉमन टर्म है जिसमें होता है कि कोई भी जो बॉडी के सेल्स हैं बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये जहां पे भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसको हम कैंसर कहते हैं. बट कैंसर इज इन फैक्ट 200 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं. सो फॉर अ लेमैन जब वो कैंसर सुनता है तो उसको लगता है बस एक, मतलब कैंसर मीन्स एक, चाहे वो कहीं का भी कैंसर हो उसका ट्रीटमेंट एक जैसा होता है. पर एक्चुअल फैक्ट है कि 200 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं और हर कैंसर का इलाज में काफी ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं स्टेज के ऊपर और बाकी सारे पैरामीटर्स को देखते हुए. सो कैंसर की जो बीमारी है कोई अभी नई नहीं है. बहुत साल पहले, 400 साल पहले, 800 साल बिफोर क्राइस्ट, हिप्पोक्रेट्स जो बहुत पुराने फिजिशियन होते थे, उन्होंने सबसे पहले टर्म यूज करी थी कार्सिनोस. कार्सिनोस से वर्ड कार्सिनोमा बना था, मतलब कैंसर. और उन्होंने कार्सिनोस वर्ड कैसे यूज करा था? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में कार्सिनोस का क्या मतलब होता है? क्रैब. क्रैब जाने के केकड़ा. सो बेसिकली ये टर्म कैसे यूज हुई कि कैंसर की जो गांठ है वो जितनी दिखती है उतनी नहीं होती. उसकी टेंटिकल्स, उसके रूट्स अब जितना दिख रहा है उससे काफी ज्यादा होता है. इसी वजह से वो जब क्रैब को देखते थे तो उन्हें लगा कि ये कैंसर जैसा ही है. तो इस वजह से पहली बार कैंसर के लिए क्रैब का मतलब क्रैब से ये सिनोनिम बनाया गया. और कैंसर सेल्स एक्चुअल क्या होते हैं? कैंसर सेल्स, जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी ने कहा है कि कैंसर सेल्स आर रादर मोर परफेक्ट वर्जन्स ऑफ आवर सेल्स. मतलब बॉडी के ही सेल्स हैं जो किसी म्यूटेशन की वजह से, किसी अबनॉर्मलिटी, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उनके डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं और उन डीएनए में चेंजेस के बाद वो काफी रैपिडली बढ़ते जाते हैं. एक तरह से ये सेल्स अमर हो जाते हैं, ये बदमाश होते हैं सेल्स जो अमर हो जाते हैं और बढ़ते रहते हैं. और इनको हम बॉडी के जो नॉर्मल, जैसे नेचर में एक नियम है
कि कोई भी लाइफ या कोई भी कुछ भी पैदा होएगा वो एक पर्टिकुलर साइज तक बड़ा होएगा, और उसके बाद डेथ भी उतना ही नेचुरल पार्ट है नेचर का, क्योंकि अगर सृष्टि ने चलना है। पर कैंसर के सेल्स हैं एक तरह से अमर हो जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, और वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। ये कैंसर सेल्स का डिफरेंस है नॉर्मल सेल से। और कैंसर जिस पार्ट में शुरू होएगा उसको उसी पार्ट से जाना जाता है। अगर ब्रेस्ट में कैंसर सेल्स सबसे ज्यादा पहले शुरू होंगे तो हम उसे ब्रेस्ट कैंसर के नाम से जानते हैं। अगर वो लंग में मतलब फेफड़ों में स्टार्ट होंगे तो उसे हम लंग कैंसर कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर लोग फील करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में ही होता है, बट कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, breast cancer is not always in women alone. Yes, men can also get breast cancer. पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बट यस, पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होता है कंपेयर टू जितना हम लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर सुनते हैं। और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, सो आई विल रादर वांट टू कॉम्प्लीमेंट एमक्योर एज अ कंपनी कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया अपने एम्प्लॉयज के लिए कि उसमें उनमें जानकारी बढ़ाने के लिए एक ऐसी बीमारी के बारे में जैसे शायद जिसके बारे में बहुत सारे लोग चर्चा नहीं करते। आज हम लोग सारे के सारे अपडेटेड होते हैं कि आज देश में कोरोना मीटर हर तरफ चल रहा है। आप टीवी की न्यूज खोलते हैं तो एक कोरोना मीटर चलता है, हमें पता होता है कि पूरे भारतवर्ष में कितने कोविड के केसेस हुए, कितने कोविड के केसेस जिनमें डेथ हो गई, और कितने मतलब कहाँ दिल्ली में कितने हुए, मुंबई में कितने हुए। बट अनफॉर्चुनेटली वी नेवर सीम टू बी टॉकिंग अबाउट कैंसर। अगर हम कैंसर के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो दुनिया में हर 19 सेकंड में एक नया ब्रेस्ट कैंसर का केस डायग्नोस होता है, और हर 74 सेकंड्स में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अपनी लाइफ को खो देती है। और ये सिर्फ बाहर की स्टैट्स नहीं है, अगर हम इंडिया में भी देखते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर कम नहीं है आज की डेट में। जो रिसेंट हमारे स्टैट्स कहते हैं कि एवरी 4 मिनट्स अ वुमन इन इंडिया इज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। हर 4 मिनट में। आप सोच सकते हैं कि जितनी देर में हम ये बातचीत ही करेंगे तो कितने नए डायग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर के कहीं ना कहीं हमारे देश में बन रहे होंगे। और हर 13 मिनट में कोई ना कोई महिला हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अपनी जान खो देती है। आज की डेट में जो इंडिया में रिस्क है, हर 28 लेडीज में एक को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। हर 30 महिलाओं में तकरीबन एक को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। जो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि इनमें से जो आधी लेडीज हैं, मतलब 50 से 60% लेडीज कैन लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन द आफ्टर डायग्नोसिस इन द कमिंग 1 to 2 years। पर अगर हम स्टार्ट्स देखें तो यूएस वगैरह में ब्रेस्ट कैंसर कम नहीं है, वहां पे भी ब्रेस्ट कैंसर इससे भी ज्यादा है, बट वहां पे इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं है, इतनी ज्यादा डेथ रेट नहीं है। मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि हमारी कंट्री में जब तक ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है वो ऑलरेडी ज्यादातर लेडीज का ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच चुका होता है। और यूएस वगैरह में वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद स्टेज 0 के बारे में नहीं सुना होगा, बट यस, कैंसर कैन बी डिटेक्टेड इन स्टेज 0 ऑल्सो, और स्टेज 0 कैंसर भी होता है। पर स्टेज 0 कैंसर को तभी डिटेक्ट किया जा सकता है अगर हम उसके बारे में अवेयर रहें, उसके साइंस एंड सिम्टम्स को जाने कि उसको हम कैसे पहचान सकते हैं और उसको कैसे टेस्ट से आप जल्दी उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो क्या रीजन है कि हमारी कंट्री में कैंसर लेट डायग्नोस होता है? एक तो सबसे पहले कि अगर एजुकेटेड क्लास भी हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा सारे लोग उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। हम आज कोविड के बारे में जितना अवेयर करेंगे कि हम सारे अवेयर है, हमें सबको मालूम है कि विटामिन सी खानी चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिंकोविट खाना है, सब लोग मतलब जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो विटामिन सी खा रहे हैं, जिंकोविट खा रहे हैं, कोविड के बारे में सब अपडेटेड होते हैं। बट ये जो बीमारियां हमारी कंट्री में मतलब कोविड के मुकाबले में कम नहीं है, ये भी काफी उतनी ही खतरनाक है। इन बीमारियों के बारे में समहाउ हमें नहीं मालूम कि ये बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। एंड प्लस इंडियन लेडीज में एक बहुत बड़ी बात होती है जिसे हम कहते हैं फैमिली फर्स्ट एटीट्यूड। सो अगर मैं एक
मतलब दैट इंक्लूड्स फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। शायद हमारे लिए बच्चों के एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बच्चे के बोर्ड्स हैं इस साल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ब्रेस्ट में लंप भी फील हो रहा है तो मैं नहीं जाऊंगी कि कहीं ऐसा ना हो बेचारे का ध्यान बच जाएगा। अगर मेरे घर में मेरी इन लॉज में मेरे देवर की शादी है, मेरी ननद की शादी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड के कहीं एक आध केसेस हमने ऐसे देखे कि हस्बैंड के ट्रांसफर ऑर्डर्स आए हुए हैं, अगर मैं इस टाइम पे मुझे मालूम है मेरा लंप पेपर में अगर जाके टेस्ट कराऊंगी तो वो डाइवर्ट हो जाएंगे, उनकी ट्रांसफर में उनको वो चिंता करेंगे वहां पे बैठ के। सो मेनी थिंग्स आर देयर, वी आर सो बॉदर्ड अबाउट एवरीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम अस, बट वी डू नॉट रियलाइज कि जब अगर कैंसर हमारा लेट स्टेज में डायग्नोज होता है तो यही जिनके लिए हम आज फिक्र कर रहे हैं वही उन्हीं की लाइफ सबसे ज्यादा अफेक्ट होएगी बिकॉज ऑफ दैट। So that is one reason. Plus another thing, our society is still conservative. We are reluctant to go to a doctor. We do not want to talk about important issues like breast cancer and other things. So before we begin with breast cancer per se, we need to know that cancer, yes, आज की डेट में हम बहुत सुन रहे हैं, but cancer modern disease का ही, सिर्फ modern time का disease नहीं है। 3000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट ऑल्सो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। पैपिरस के टाइम में इजिप्शियन टेक्स्ट बुक्स में एक है सबसे अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट, वो 3000 साल बीसी में लिखा गया, जिसमें 8 ब्रेस्ट कैंसर केसेस डिस्क्राइब करे थे उन्होंने। और उसमें ही एक बहुत उन्होंने डिफरेंट सेक्शन में करा था, ये बीमारी होती है, इतने केसेस मैंने देखे, और फिर उन्होंने डाला था ट्रीटमेंट, और उस ट्रीटमेंट में उन्होंने एक बहुत ही चिलिंग सेंटेंस लिखा था, देयर इज नन। सो दैट वाज द कंसेप्ट कि उस समय जब ये बीमारी को सोचा जाता था तो एक सिंपल सी लाइन आती थी कि इसको तो आप इलाज ही नहीं कर सकते। और आज इतने सालों बाद भी शायद हम में से भी बहुत सारे लोग इसको आज भी वैसा सोचते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इवन इजिप्शियन ममीज जो सालों से वो उस समय की दबाई गई जो जो प्रिजर्व ममीज है, डेड बॉडीज है, भी कैंसर के एविडेंस उनकी बोन्स में भी पाए। सो कैंसर सिर्फ आज की बीमारी नहीं है, सिर्फ आज इसलिए हमें पता ज्यादा लग रही है बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल, हमारे लिविंग पैटर्न्स बहुत चेंज हो गए हैं। सो आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट है, हम सभी अपने आप से एक सवाल करते हैं कि मैं ऐसा क्या कर पाऊं कि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को कैंसर से बचा पाऊं। हम सबको मालूम है कि हमने कोविड से अपने आप को कैसे बचाना है, हमने अपने हाथ वॉश करने हैं, हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमने मास्क लगाना है, पर हम कैंसर से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि कैंसर की बहुत हद तक लाइफस्टाइल या इन्वायरमेंटल रिलेटेड डिजीज है। बहुत सारे हम में से सोचते हैं कि कैंसर इज, अगर आपके घर में कैंसर है, जेनेटिक बीमारी है, अगर आपके घर में कैंसर नहीं है तो ये कैंसर नहीं होएगा। वेरी कॉमनली वी सी पेशेंट्स इन द ओपीडी जो आके, अगर आपको कैंसर डायग्नोज होता है तो सबसे पहला उनका ये कमेंट होता है कि मैडम मेरे तो घर में किसी को कैंसर नहीं था, ना मेरी पैटर्नल साइड में ना मैटरनल साइड में, तो मुझे कैंसर कैसे हो गया? बिकॉज दैट इज व्हाट द माइंडसेट इज। वी ऑलवेज फील कि अगर फैमिली में को कैंसर नहीं है तो शायद हम में से किसी को कैंसर नहीं हो सकता। बट कैंसर एक टाइम पे सोचा जाता था शायद कि शायद इसी वजह से होता है, बट बहुत पहले ही 1775 में ही सर, ये ब्रिटिश सर्जन थे सर पॉट, उन्होंने सबसे पहले दिखाया कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कि हमसे एनवायरनमेंट पे रहते हैं, और इवन हम क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, हम क्या काम करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट कारण बन सकता है कैंसर का। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी करी, तो उन्होंने जब अपने कुछ एक आध साल के सारे केसेस को कंपाइल करा तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक साल में अराउंड 28 केसेस देखे थे स्क्रोटल कैंसर के। स्क्रोटल कैंसर जो पुरुषों में होता है, तो उन्होंने अपना पूरा वो डेटा जब कंपाइल करा तो उन्होंने देखा कि उसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये जो 28 उन्होंने यंग मेन, जो यंग लड़के थे स्क्रोटल कैंसर में, उनमें एक चीज कॉमन थी, और वो क्या कॉमन चीज थी कि उनका प्रोफेशन कॉमन था। जो 28 लड़कों में से जो 20 लड़के थे उनका प्रोफेशन था देवर चिमनी स्वीप्स। सो चिमनी स्वीप्स क्या होते हैं? अगर आप में से किसी को कोई आइडिया हो, यूरोप वगैरह में सर्दियों में इतनी ठंड होती है, और उस टाइम पे पुराने यूरोपियन जो घरों में पुराने जमाने की वो चिमनीज हुआ करती थी घरों को गर्म रखने के लिए, और वहां पे नीचे लकड़ी को जलाया जाता था सो दैट पूरा का पूरा घर गर्म रहे।
और नेचुरली जो भी चिमनी होगी वहां पे कोयला जम जाएगा, वो उसे सूट कहते थे, जो सूट जम जाता था, तो वो वहां के लेबर क्लास को, यंग लड़कों को एम्प्लॉय किया जाता था जो उनको साफ करते थे। तो ये जो लेबर क्लास थी वो सूट को साफ करती थी, तो सबसे पहले ये पाया गया कि जो सूट है, मतलब वो जो कोयले की राख है, वो एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंट का फैक्टर है जो कैंसर कॉज कर सकता है। दैट इज वाई वी न्यू कि हमारा प्रोफेशन, हम क्या काम कर रहे हैं, वो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे हमें किन चीजों का एक्सपोजर हो रहा है कि क्या वो कैंसर कॉज कर सकता है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज फाउंड कि एक्सटर्नल फैक्टर्स शायद ज्यादा जरूरी हैं रादर देन हमारे अंदर क्या है, इंटरनल फैक्टर्स जो कैंसर को कॉज कर रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, कौन सी हवा को सांस ले रहे हैं और हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, इन सबको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। सो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कैंसर का रिस्क को बढ़ाते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स को अगर हम कहें तो हम रिस्क फैक्टर्स को ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर में, रादर हर कैंसर में रिस्क फैक्टर्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स, मतलब जिनको हम कुछ कर सकते हैं, एक होते हैं अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स या अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रेस्ट कैंसर में अगर आप महिला हैं तो डेफिनेटली मेल काउंटर पार्ट से आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो वैसे वैसे कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है, स्पेशली 50 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपका रिस्क ज्यादा है। अगर आपके जो रिप्रोडक्टिव स्पैन में हॉर्मोन्स का एक्सपोजर ज्यादा रहा, मतलब अगर आपकी मिनार्की मतलब पीरियड्स जल्दी शुरू हो गए और आपका मेनोपॉज लेट होता है, तो आपको फीमेल हॉर्मोन्स का एक्सपोजर ज्यादा है आपकी बॉडी में, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बट दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना अपनी बढ़ती हुई एज को रोक सकते हैं, ना आप महिला हैं तो वो फैक्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते, आप ना अपनी अर्ली मेनार्की ना लेट मेनोपॉज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स जिसपे हमारा कोई बस नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट इक्वली इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है जिसमें हमारा बहुत ज्यादा बस होता है और हम उनके बारे में कुछ कर सकते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स नोन है, स्टैटिस्टिक्स बताता है कि ये सब ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकते हैं। जैसे कि अगर लेडीज की शादी लेट होती है और पहला बच्चा लेट होता है तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर. So if somebody gives birth to the first child after the age of 35, that is considered as a risk factor for breast cancer. अगर आपका पहला बच्चा लेट हुआ है, और आजकल बहुत सारी वर्किंग मदर्स हैं, प्रोफेशनल मदर्स हैं, दैट बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स दे समटाइम्स टेक द डिसीजन कि उन्होंने बच्चा नहीं करना। तो जो लेडीज नली पैरस रहती हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनमें कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा है। या फिर कई बार लेडीज बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रेशर मेक द डिसीजन कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग जो नहीं करती हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा है। अगर कई बार होता है कि आजकल मतलब अदर एक्सट्रीम भी है, बिकॉज वी डू नॉट वांट मेनोपॉज, हम अपनी ओल्ड एज को डिले करना चाहते हैं, तो बहुत सारी लेडीज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में अपना रिलीफ पाती हैं। तो अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को लिया जाता है लंबे टाइम तक, तो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। आई पर्सनली फील कि अगर हम नेचर के साथ जितना कम फिडल करें, because everything is generally related by nature, and fiddling with nature, the normal processes of nature, किसी ना किसी तरह से it all comes back to us. Similarly diet, हमारी जो जितनी हमारी जो इंडियन डाइट थी, they were supposed to be very good, but because of, yes, majority of the women are working, they are busy, they are professional, we don't have time, so we go in for what, we go in for all the ready made diets, we go for preserved foods. So preserved foods, the foods with preservative, the processed food, ये जो आपके नॉन वेजिटेरियन प्रोसेस्ड मिलते हैं, उनमें जो प्रोसेसिंग के लिए केमिकल यूज होता है वो नाइट्राइट्स यूज होते हैं, एंड दे आर नोन टू बी कॉजिंग कैंसर. Similarly, red meats. If somebody takes lot of red meat, मतलब अगर आप मटन ज्यादा लेते हैं, बीफ ज्यादा लेते हैं, तो your chances of pork ज्यादा लेते हैं, तो आपके chances of cancer is much higher than you are taking white meats. White meats यानी chicken and, so if meat has to be taken, then chicken and your fish
is a better alternative than red meat. फैटी फूड्स वगैरह को ज्यादा खाते हैं जो, उनमें अगेन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं. Not maintaining the optimum weight. If you're obese, the chances of cancer are higher. Plus, even if you are not obese, you are बिल्कुल आप fit हैं, but your job is such that you are sitting on the desk for a maximum part of time. मतलब अगर आपका sedentary lifestyle है और आप physically inactive है. पहले क्या होता था, गांव की लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर कम क्यों होता है? क्योंकि शायद उनको पानी लेने जाना पड़ता है, कुएं से पानी निकाल के लाना पड़ता है, घर में बाइयां नहीं होती, वो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है. उसके अलावा there's lot of physical activity they regularly do. Unfortunately for us women जो शहरों में है, we have maids to support us at home, तो physical inactivity वैसे ही आ जाती है. प्लस आपका जो जॉब भी जनरली ज्यादातर होता है, you have to sit in front of the computers, your maximum hours are spent in sitting in front of in a desk job. So all these are very important risk factors for cancer. आज की डेट में हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. एक टाइम पे जब हम स्मोकिंग को कहते थे कि स्मोकिंग इतनी बीमारियां कॉज करता है, आज की डेट में हम कहते हैं कि जो सिटिंग है, जस्ट फिजिकल इनएक्टिविटी ही शायद उससे भी ज्यादा बीमारियों को कॉज करता है, एंड कैंसर इज वन ऑफ देम. सो दीज आर एक्चुअल स्टैट्स. सिर्फ जेनेटिक ही नहीं होता ब्रेस्ट कैंसर. डाइट एंड लाइफस्टाइल कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बाय एज हाई एज 20%. सो व्हाट कैन बी डन? लाइफस्टाइल में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हम अपना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क को कम कर सकते हैं. अल्कोहल, लिमिट अल्कोहल. अल्कोहल आइडियली तो लेना ही नहीं चाहिए. अगर लेते भी हैं तो अगर हम उसको लिमिट करें, then chances of breast cancer can decrease. Smoking has a big no for everything. Eating a healthy balanced diet. What is a healthy balanced diet? Take a lot of fruits or a lot of vegetables. हमारी एंटी कैंसर डाइट में हम कहते हैं कि आपकी प्लेट में कम से कम 5 डिफरेंट तरह रंग के फल और सलाद होने चाहिए. दिस इज व्हिच इज नोन एज एंटी कैंसर, बिकॉज जितना आप फल खाएंगे, जितना आप सलाद खाएंगे, उतना आपके एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में ज्यादा होंगे. लिमिट द डोज एंड ड्यूरेशन. अगर किसी मेडिकल रीजन की वजह से आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवानी ही पड़ रही है, तो जितना हम उसको लिमिटेड करें उतना ही अच्छा होता है. रिमेन फिजिकली एक्टिव. सो यस, इट डजंट मीन कि फिर पानी भरने के लिए कुएं पे ही जाना पड़े, बट फिजिकली एक्टिव में ऑल्सो मीन कि अगर आप सिर्फ हफ्ते में 3 दिन भी आधे आधे घंटे के लिए सैर करते हैं तो दैट इज गुड इनफ. So there is a recent research that says कि 190 minutes of physical activity per week is good enough to decrease the risk of cancer substantially. So it means मतलब सिर्फ आप half an hour के लिए walk करते हैं हफ्ते में 3 दिन, that is also quite good enough. Breastfeeding should always be done. Weight optimization should be done. So these are all simple changes that can be included in our लाइफस्टाइल, इन अ पैटर्न, जिससे हम कैंसर के रिस्क को बहुत कम कर सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. डाइट में क्या क्या नहीं खाना चाहिए हम सब जानते हैं, पर शायद जब तक रीइंफोर्स नहीं होता हमें भी जरूरत है बार बार रीइंफोर्समेंट की. प्रोसेस मीट, ये जो सॉसेजेस आती हैं, बेकन्स आते हैं जो डिब्बे में बंद आते हैं, प्रोसेस मीट इज अ बिग नो. WHO इसको कार्सिनोजेन की तरह लेबल करता है क्योंकि इसमें बहुत हाई नाइट्राइट्स कंपाउंड होते हैं जिसमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. जैसे मैंने पहले कहा, रेड मीट को बिल्कुल अवॉइड करिए. कोशिश करिए अगर आप व्हाइट मीट मीन्स चिकन एंड फिश पे कंसंट्रेट करें रादर देन रेड मीट. Two very important, what I always say, these are the white poisons in our kitchen, that is salt and sugar. So this is something that should be kept as low in diet as possible. They do not directly cause cancer, but they cause so many other things that will increase your risk of cancer. So keep these to the minimum. जितना हम रिफाइंड चीजों में जाते हैं, प्रोसेस चीजों में जाते हैं, that is going away from being natural. So limit the use of refined white flours in your food. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे सब इंडियन घरों में होती है, हम भी वही देख के बड़े पड़े हुए हैं कि हमारे एक तो कुकिंग में फ्राइंग, इंडियन कुकिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ फ्राइंग, द लॉट ऑफ फ्राइड फूड्स इन आवर डाइट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे घर में सब
लेडीज की आदत होती है कि वेस्टेज नहीं करनी, और वेस्टेज नहीं करने का क्या तरीका होता है, जिस ऑयल में पहले पूरियां तली गई थी उसमें 2 दिन बाद पकोड़े तल रहे हैं, उसको रख लिया एक डिब्बे में और उसी में फिर बार बार हम उसको यूज करते हैं. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इज अ वेरी हार्मफुल हैबिट. कुकिंग ऑयल को रीयूज नहीं करना है. शायद उसको फेंकते हुए बहुत दर्द होएगा बहुत सारी लेडीज को दिल में, बट वो जरूरी है, क्योंकि व्हाट इट डज टू आवर हेल्थ लेटर ऑन इज मच मोर पेनफुल. जब भी हम रीहीट करते हैं कुकिंग ऑयल्स में तो उनमें ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक डाउन करते हैं और एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोलिन, एंड दिस एक्रोलिन इज कार्सिनोजेनिक. So this is something that we should try to make small simple changes. तो ये नहीं करना, क्या करना है, डाइट में फ्रूट्स और सैलेड्स बढ़ाने हैं, और ऐसे जैसे किचन में वाइट पॉइजन्स हैं वैसे किचन में हमारे पास कैंसर के सॉल्यूशंस हैं. वन इज अ वंडरफुल सॉल्यूशन जो हमारी दादी नानी हमेशा हमें जिससे बड़ा करा है, हल्दी. हल्दी टर्मरिक इज नोन टू बी एंटी कैंसर. सो हल्दी वाला दूध जो बचपन में दिया जाता था, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं. अगर डाइट में हम वापस फिर से, नॉट द प्रोसेस हल्दी जो पाउडर हमें बाजार में मिलता है, दैट कच्ची हल्दी जो एक अदरक के फॉर्म में मिलती है, दैट इज समथिंग अगर वो डाइट में हम फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे इनकॉर्पोरेट करें. सिमिलरली green tea is also considered very good. So these are simple things that can be incorporated in our daily lifestyle which will decrease. There's nothing absolute. कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये खाओगे तो 100% कैंसर होएगा, ये नहीं खाओगे तो कैंसर नहीं होएगा. So there's nothing like it, but it is all ratios, it is all risk factors. So we can decrease our risk a lot. What else we need to know? Another important thing we need to know is अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है, भगवान ना करे, तो हम उसको कैसे जल्दी पहचान सकते हैं. बिकॉज अ वेरी सिंपल थिंग इज, ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर्स एक लम्प की तरह प्रेजेंट करते हैं, मतलब ब्रेस्ट में एक गांठ की तरह. सो आई हैड सीन अ लेडी, तो आई वाज एक्चुअली अस्टोनिश्ड अभी कुछ दिन पहले ही ओपीडी में. तो शी हैड प्रेजेंटेड विद द ब्रेस्ट लम्प, ब्रेस्ट में मास वो एक लम्प था. तो जब मैं उसको एग्जामिन कर रही थी तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि ये कब से है. मैंने पूछा, अच्छा खासा बड़ा साइज था. तो कहती है मैडम ये 6-7 महीने से. तो ऐसे 6-7 महीने से तुमने कोई चेकअप नहीं कराया, कोई जांच नहीं कराई इसकी. शी सेड द वेरी सिंपल आंसर, जैसे सिंपल सी लेडीज होती हैं कई बार, मैडम ये मुझे तंग ही नहीं कर रहा था, कुछ दर्द ही नहीं था. सो दिस इज व्हाट आई से इज लॉट ऑफ मिथ्स इन द सोसाइटी. अगर आपका ब्रेस्ट में लंप है और वो पेनलेस है, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज हार्मलेस. Many breast cancer lumps are painless to begin with. जनरली ये होता है कि कैंसर की जो गांठें होती है वो पेनलेस होती है शुरू में, तो इसी वजह से लोग उसको इग्नोर करते हैं एंड इट विल कम टू अटेंशन लेटर. So if you have a lump in the breast, that can be first sign. Even if it is painless, it is not paining, it can be a first sign of cancer. Not necessarily in the breast. Sometimes the breast cancer can present with a lump in the axilla, in the underarms, because a portion of the breast goes to the underarms. Similarly, जरूरी नहीं है हमेशा ब्रेस्ट कैंसर एक ब्रेस्ट लंप से ही प्रेजेंट करे. कई बार निपल में चेंजेस हो सकते हैं, निपल का स्किन एरोड हो जाता है, या निपल में से डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है. तो इट इज नॉट मिल्क विच इज कमिंग, इट इज ब्लड स्टेन डिस्चार्ज. और अगर एक ही साइड से आ रहा है, या ब्रेस्ट की शेप और साइज में रिसेंट चेंज हो गया है, या ब्रेस्ट की स्किन बहुत टाइट होके रेड हो गई है, so these may also be signs of cancer and these should not be ignored. अगर वो दर्द नहीं भी कर रहे हैं तब भी you should go to a doctor and get yourself evaluated, because ये कैंसर का साइन हो सकते हैं. If it is of some comfort, ब्रेस्ट जो लम्प्स हैं वो लेडीज में बहुत कॉमन होते हैं. हो सकता है कि आज जब ये लेक्चर हो उसके बाद मोस्ट ऑफ द लेडीज टुमारो दे सिट, मतलब दे आर वेरी एंशियस बिकॉज फर्स्ट टाइम दे विल फाइंड कि ब्रेस्ट को अगर आप पैल्पेट करोगे तो यू माइट फाइंड अ लम्प इन द ब्रेस्ट, बट इट इज ऑफ सम कंसोलेशन. मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेस्ट लम्प्स आर बिनाइन. ज्यादातर जो ब्रेस्ट में लम्प्स होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं, वो बिनाइन लम्प्स होते हैं, वो नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है. बट यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से है कि नहीं. इसलिए इफ यू फील अ लंप इन योर ब्रेस्ट, यू शुड ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर टू रूल आउट कि कहीं वो कैंसर तो नहीं है, बिकॉज कैंसर ऑल्सो प्रेजेंट्स विद अ लंप इन द ब्रेस्ट. नाउ नेक्स्ट वी कम टू
A very frequent question which everybody asks is कि breast cancer तो genetic होता है ना, कि या breast cancer के चेंजेस कैसे होते हैं? तो यस, एनी कैंसर फॉर दैट मैटर, अगर आपके डीएनए में चेंजेस होंगे तभी तो वो सेल बदमाश होएगा, तभी वो सेल बॉडी के कंट्रोल के बाहर होएगा और मल्टीप्लाई होने लग जाएगा और कैंसर का रूप लेगा। पर ये डीएनए के चेंजेस इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन भी जा सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि ये जेनेटिक चेंजेस हमेशा इनहेरिटेड हो। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड risk of genetic changes and just genetic changes which are causing cancer. So इसके बारे में I don't know how many of you know, but एक टाइम पे she created a lot of hue and cry all over the world. So she is Angelina Jolie. So Angelina Jolie, if somebody who is really updated would know, she is the highest paid Hollywood actress. So in spite of हमारे यहाँ पे ना, it is so difficult to convince a lady to get a mammography done. So इनके यहाँ पे what I will say is कि she is from the fashion, from the glamour industry. And I think everybody knows about the fact that she went ahead and she got her bilateral mastectomy done. मतलब इन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट की सर्जरीज कराई। अब इनकी क्या हिस्ट्री थी? इनकी नानी को कैंसर था, इनकी मासी को कैंसर था, और इनकी मदर को भी कैंसर था। तो शी हैड अ वेरी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। सो जनरली क्या होएगा, अगर किसी की यहाँ पे इतनी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री होगी, तो ऑल वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस लेडी इज कि शायद वो ज्यादा प्रोएक्टिव होके शायद मैमोज वगैरह रेगुलरली अपना चेकअप कराएंगी। बट दिस लेडी सेड कि आई डोंट वांट माय चिल्ड्रन टू फेस व्हाट आई फेस्ड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो जब तक मैमोग्राफी में कराऊंगी उसमें कैंसर होगा, तब तक तो कैंसर बन गया होगा ना। कैन आई डिटेक्ट समथिंग, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि आज ही मुझे पता लगे कि मेरा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क क्या है? तो शी वेंट अहेड एंड व्हाट शी गॉट अ जीनोमिक टेस्ट डन। तो शी गॉट अ जेनेटिक टेस्टिंग डन। सो जेनेटिक टेस्टिंग में पाया गया कि उनमें कुछ जीन्स हैं जिसे हम कहते हैं ब्रेका जीन। तो शी हैड ब्रेका म्यूटेशन। जिस लेडी में, जिन घरों में ये ब्रेका म्यूटेशन होती है, उनमें इट इज अ इनहेरिटेड जीन, मतलब ये जीन है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, और ये कैंसर का रिस्क, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड वेरियस अदर कैंसर्स का रिस्क को बढ़ाता है। तो इट वाज फाउंड कि उनमें ये जेनेटिक म्यूटेशन है, तो उनमें ये कैंसर होने के बहुत हाई चांसेस है। And that is why she made that decision of कि I will go ahead and get my mastectomy done, and she went ahead and got a mastectomy done. So many people always tell me when we talk about this thing is कि she is the who's and who of the world ना, मतलब उनको हॉलीवुड है, अमेरिका में बैठी हुई है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो probably ये टेस्ट तो वहीं पे अवेलेबल होंगे। So what people don't know is कि these tests are available in our country also. They are available in our country and they are not available कि अभी overnight एक महीने पहले आए हैं, they are available for many years. The fact that कि इन टेस्ट को कोई कराता नहीं है, इन टेस्ट को कोई इतने अग्रेसिवली बोलता नहीं है, बिकॉज द फैक्ट दैट कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन कन्विंस पीपल दैट कि एक बेसिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सो आई डो नॉट वांट कि कल को जाके सारे अपने जेनेटिक टेस्टिंग कराने लग जाए, बट एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर कि ये सारी चीजें होती हैं, ये चीजें कराई जा सकती हैं। तो लीस्ट हम क्या कर सकते हैं? अगेन the take home message is yes, I mean again we come back to कि yes, cancer genetic हो सकता है, but even if you don't have a family history of cancer, you can have cancer. So if we see 100, I see 100 cancer cases, then only 5 to 10% will have a family history of cancer. इसका मतलब है कि rest 80 to 90% cancer might happen without any family history. तो अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है, दैट इज नॉट मेकिंग यू इम्यून टू कैंसर। यू कैन स्टिल हैव कैंसर बिकॉज कैंसर हैज अ लॉट टू डू विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हो गया हम लाइफस्टाइल में क्या कर सकते हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं कि हम कैंसर के रिस्क को कम करें। अगर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो हम जेनेटिक टेस्ट भी करा सकते हैं। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि हम कैंसर अगर होता भी है तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हमारे यहाँ पे भी कैंसर स्टेज 0 में या स्टेज 1 में पकड़ा जाए, ताकि उसका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कैंसर को
जल्दी पकड़ सकते हैं, और उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। तो व्हाट इज स्क्रीनिंग? अगर आपके ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्योंकि बीमारी तो होगी ना, अब हम डायग्नोस कर रहे हैं कि बीमारी किस चीज की है। स्क्रीनिंग होता है जब आप बिल्कुल यू फील नॉर्मल, यू आर सिटिंग देयर, यू एब्सोल्युटली नॉर्मल, कि बीमारी ने अभी कोई अपने साइंस एंड सिम्टम्स भी नहीं करे, आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हो, तब आपकी बॉडी में जो रेगुलर चेकअप होते हैं उसमें आप बिल्कुल शुरुआत में बीमारी को पकड़ लेते हो। दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट से ही आप स्टेज 0 में, स्टेज 1 में, बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग क्या होती है? 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के। वन इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी ब्रेस्ट का खुद एग्जामिन करना। सेकेंड इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी अपने डॉक्टर से, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ब्रेस्ट की जांच करानी। एंड थर्ड इज मैमोग्राफी। सबसे सिंपल, सबसे आसान है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, दैट एवरी लेडी once she is 20 years of old age, she should do a monthly breast self examination. And when is the breast self examination should be done? It should be done every month after your periods are over, after approximately 5 days, once your menses are, once your periods are over. So don't do it just before you are going to have your periods, because उस time पे because of hormonal changes breast वैसे ही engorge लगेगी. But every month breast self examination should be done for every lady. You just have to make it a routine. And how to do a breast self examination, there's lot many, YouTube पे जाएंगे, बहुत सारे videos हैं, बहुत सारा literature available है, so that can be easily learned. So breast self examination should be done. Second is a clinical breast examination. Clinical breast examination we generally recommend every 2 to 3 years by a professional. And third is a very important is mammography. Mammography क्या होता है? Simple breast का एक्सरे, जैसे आप चेस्ट एक्सरे कराते हैं वैसे ब्रेस्ट का एक्सरे, जो 40 साल के बाद महिला को कराना चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैसे होती है? जब आप बिल्कुल शुरुआती स्टेज में कैंसर को कैसे पकड़ पाओगे? 20 साल के बाद हर महिला को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली बेसिस पे करना चाहिए। 29 की एज के बाद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर 3 साल में जरूर कराना चाहिए, और 40 की उम्र के बाद हर 1 या 2 साल में मैमोग्राफी, सिंपल ब्रेस्ट का एक्सरे जरूर करना चाहिए। विद दीज थिंग्स ओनली आप ब्रेस्ट कैंसर को बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ पाओगे, और ज्यादातर एज अ क्यूरेबल स्टेज। सो दीज आर रियल फिगर्स, कि अगर एक एवरेज महिला को एक नॉर्मल, मतलब एक्सीडेंटली जो ब्रेस्ट लम्प पता लगता है और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती है तो उसका जो एवरेज साइज है वो 3.6 सेंटीमीटर होता है। और अगर एक महिला रेगुलरली मैमोग्राफी कराती है तो वो जो ब्रेस्ट लम्प डिटेक्ट होता है उसका साइज 1 सेंटीमीटर होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 3.6 सेंटीमीटर, 3.5 गुना। जब 3.5 गुना गांठ हो जाएगी तो आपको पता लगेगा जब वो सिम्टम कॉज करेगा। उससे पहले 3.5 गुना में उसकी स्टेज कितनी बढ़ जाती है, उससे पहले अगर आपने पकड़ना है तो आप स्क्रीनिंग से बहुत जल्दी उसको पकड़ पाते हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम कैंसर को, मतलब सम पीपल फील ना कि अगर कैंसर है तो जितना देर से पता लगे दिमाग में टेंशन नहीं होगी, पर इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप कैंसर को जितना जल्दी पकड़ोगे उतनी टेंशन कम होएगी। बिकॉज इफ यू ब्रेस्ट कैंसर इज डिटेक्टेड अर्ली, द चांसेस ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज मोर देन 90%। एंड सेम कैंसर अगर लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज 5 to 6%। सो आपका ठीक होने का चांस, आपका जिंदा रहने का चांस, आपके सारे प्रोडक्टिविटी का चांस ज्यादा है अगर आप उसको जल्दी पकड़ पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई डोंट वांट टू गो अवे विद अ वेरी पेसिमिस्टिक मैसेज कि कैंसर हो गया तो पता नहीं एंड ऑफ द रोड हो गया। नहीं, वी ऑल नो कि आज की डेट में कैंसर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। immunotherapy, biological therapy, targeted therapy, improved chemotherapies and what not। बहुत सारी अच्छी अच्छी नई टेक्निक्स हैं, नई थेरेपीज हैं जिससे कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसेस हो गए हैं। एंड वी रियली सी लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स ऑल्सो। These were few myths that people commonly asked. Like people also feel there was some myth that if you wear a bra which has got an underwire or supportive bras, so usme chances of cancer are higher. So this is just a myth. No study has proven that any kind of a bra, any color of the bra, there are some myths about black color bra also, has got any relation to breast cancer. Similarly,
एक और मिथ है जो बहुत कॉमन है सोसाइटी में अबाउट एंटी पर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट. नो डिओड्रेंट और एंटी पर्स्पिरेंट यूजेज से कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ऐसा अभी तक प्रूव नहीं हुआ है. So again, what I was saying is, cancer, God forbid somebody has cancer, but that does not mean end of the road. There are stories of lot of hope, and these are some of the excerpts from our, like, these are real patients, real heroes, are real heroes. And every year we have a, मतलब हमारे जो patients जो treated हैं, who have conquered this disease, who have conquered this journey, every year we have a program. It's an annual program that I'm doing for last so many years, where we have fashion shows where they participate in dance, drama, and they walk on the ramp and walk on the stage in front of the entire world to give the message that they have come back even after cancer, life goes on. So these are real patients, and you can see they are like, I find all of them more beautiful than the other. So this is something which is very dear to my heart. So glimpses of all the activities. So pre-COVID तक तो हम हर साल में कई बार 3 बार भी करते थे. But yes, post-COVID अभी तो 5-6 महीने से for this year we have not been able to meet and carry on with these activities, but hopefully COVID bhi jayega and again we will say. But still, some of our cases, ab COVID bhi chal raha hai, so this is our hospital lobby, and tab bhi we have some of the cases who still bring back joy to us. So this is Ruchi Mathur, one of my very old patients. So she came last week only. She was stage 4 when she came to us. Stage 4 cancer, meaning last stage of cancer. So she came to us, and she came last week to celebrate. She had got a mithai ka dibba, and she said, "Ma'am, I want to celebrate my decade with you." She had completed 10 years. So October 2010, she was detected, and she came to me in October 2020. And you can see that she is not only like, matlab, it is not that survival is increased in a bedridden condition. She's up above, and she's rather, I find her more beautiful than anybody else around me. And she's participating. This was like pre-COVID. They had gone with a family excursion. Jahan pe she did her horse riding and everything. So lot of treatments have improved. But again, the take home message is not कि treatment improve होगी तो cancer हो गया तो कोई बात नहीं. No. Prevention, I still feel, is always the best thing. If we can prevent a disease, then why not? Smiles of, these are all real patients. Smiles of thousands of these patients give us the confidence to continue this work and to continue to spread awareness, because every patient journey is very unique. And this is always my favorite slide in all my presentations. This is always the last slide. Let us hope कि हम कैंसर के बारे में इतनी अवेयरनेस स्प्रेड कर दें कि उसके बाद जब कोई कैंसर के बारे में बोले तो वी जस्ट थिंक ऑफ अ ज़ोडिएक साइन एंड वी डोंट, ये हमें बीमारी की याद ना आए. With that, I say thank you so much. Thank you. Wonderful. I think I would really like to thank for your lucid, I would not say a presentation, it was actually an oration and a very good example of storytelling, and really wonderful. I have a few questions. We have received it on the chat box also, but let me tell you that I think you have covered almost everything. So maybe next 5 minutes or so, we can just go a little bit deeper to understand your perspective. So one of the first question we have is that what is the real reason and why the cancer is increasing in India? So what is your interpretation about it? So, देखो, I think this is an answer that everybody can give. Why cancer is increasing in our country? So, what we say, cancer was never a disease of the developing world. जो डेवलपिंग वर्ल्ड है ना, उसमें कौन सी बीमारियां होती हैं? उसमें बीमारियां होती हैं टीबी, तपेदिक, हैजा, कॉलेरा. दीज वर द इलनेसेस. एंड कैंसर इज द डिजीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. सो देयर आर टू थिंग्स टू इट. वन इज कि डेवलपिंग वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों का सर्वाइवल ही इतना नहीं होता था कि वो अडल्टहुड तक जाएं, ओल्ड एज तक जाएं. अब हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया है. वी हैव इंक्रीज. I mean, all credit to the whatever the innovations in health have been done. When India got independent, the average lifespan used to be, predicted lifespan was 37 years. And today the median survival which is predicted for every child who is born is 67 years. So it is more than, I mean, it has improved so much. And cancer is generally a disease of the old age. So this is possibly the positive
think that from developing country we have become a developed country, and possibly now we are having these kind of diseases. But another thing is also that as we are westernizing, we are not only adopting their uh, the good points from them, we are also adopting their diseases. So we are westernizing in our habits also. So our habits, everything has changed with the development. There's a lot of pollution which has come, there's a lot of industrial pollution which has come, our lifestyle has changed, our lifestyle has become sedentary. As I mentioned, breast cancer में तो सब कुछ वही है कि अर्ली मैरिज हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे, हम प्रोसेस मीट खा रहे हैं, हम फैटी फूड खा रहे हैं. तो ऑल दिस इज एक्चुअली मतलब द परफेक्ट मिलियो जिससे कैंसर होता है. So this is the, I think, the price we are paying for westernization. Yeah. Or And in other sense, ma'am, it's a price for development. I think. Yeah. So you spoke about the screening Possibly. and But and a lot but of, one can have a controlled development also. yeah. So you spoke about the So screening I strongly feel mammography. that Yeah. one can have, Yeah, please go ahead. Sorry. yeah. Sorry, you were saying something. Yeah. What I was So you saying is spoke- one can have controlled development also. Yeah. It is actually Yeah. in our country has happened at such a rapid pace. We have Yeah. not been able to spread awareness, and we Yeah. have not been able to retain the good points of our Indian culture, but we have Yeah. just been adopting everything which is Western. Yeah. Absolutely. You spoke about the screening part, right? And it was nicely elaborated. But can you give few tips to all our colleagues who are listening that what exactly they need to do when we say breast self-examination or screening or mammography? So what is the key message coming out here? Like I don't know how many ladies we have in the group. So it is basically breast self जो breast की screening होती है, मतलब कैंसर को अपने early detect करना है, तो उसका एक बहुत important component होता है breast self examination. So breast self examination का क्या मतलब है? मतलब you all feel कि हम डॉक्टर थोड़ी बन गए, हम अगर self examine कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? Main idea is कि we have to know our body. जब हम अपनी ब्रेस्ट की रियल ब्रेस्ट की फील जानेंगे, तभी हम अगर उसमें कल को कोई गांठ हो रही है, कल को कोई abnormality हो रही है, तो we will be able to judge that earlier. So that is the entire essence of breast self-examination. So breast self-examination, we advocate that it should be done after the age of 20 years, and it has to be done with the middle 3 fingers. So this is the surface जिससे होना चाहिए. It is never done with the tips of the finger. Why? Because tips are very sensitive. अगर आप tips से palpate करोगे breast को तो बहुत सारे lumps देखेंगे which are not. And आपने palm से इससे नहीं करना breast को palpate क्योंकि ये least sensitive area है, तो आप lumps को miss करोगे. So the palmar surface of the fingers, middle 3 fingers, it is what we say is the rule of 3. It should be done day 3, at least day 3 after end of your periods with the 3 fingers, and at least you have to spend 3 minutes every month. So how do you do it? You have to do it in small circular movements, and you have to make sure that each and every portion of the breast is covered. मतलब आपने अपनी दोनों ब्रेस्ट को, अगर राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड का यूज करना है, अगर लेफ्ट ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे हो तो राइट हैंड का यूज करना है. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरी ब्रेस्ट को आप एक बार एग्जामिन करें. इसमें ब्रेस्ट में 2 इंपॉर्टेंट सेंचुरी साइट्स होती हैं जो what people normally ladies who even do breast self examination miss it is what we say is just below the areola. वो पूरा breast examine कर लेंगी और just below the nipple is something which they miss, and इसी वजह से आप देखेंगे कि जो nipple के नीचे वाले cancers है वो कई बार लेट पता लगते हैं. So that is also an area end में उसको मत मिस करो. And plus जो आपकी अंडर आर्म्स में ब्रेस्ट का टिश्यू होता है, जो अंडर आर्म्स should also be palpated. So these 2 areas should always be palpated. So this is something, and आपको हो सकता है first time you do it, you will find lot of lumps in your breast. But if you are regularly doing it, then you will realize what is the normal feel of your breast. So if a new lump is developing, then you will be the first one who will get alerted at the earliest. And the best part is it is not, there's no cost involved. There's nothing involved. All you have to do is spend some time for yourself. Second is the clinical breast examination. Why we do advocate clinical breast examination is because doctors are definitely, healthcare professionals are more trained to pick up lumps.
So every 3 years after the age of 30, at least वो तो after the age of 30 तो as such every 3 years you should have one physical checkup. So this is one part of it. And then comes your mammography because कैंसर का रिस्क 40 के बाद बढ़ जाता है काफी. So mammography is a simple X-ray of the breast that should be done annually after the age of 40. So अगर आपके 2-3 subsequent mammographies normal आ गए तो हो सकता है your doctor says कि अब आप हर साल मत कराओ, आप हर 2 साल में कराओ, 3 साल में कराओ, but start at the age of 40. So mammography is also something जो lumps आपको हाथ से भी feel नहीं होंगे, शायद आपके डॉक्टर को भी feel नहीं होंगे. You can sometimes pick up very small. We have picked up so many stage 0 cancers on simple routine ladies who have gone for mammography. So mammography is also an important part जिसमें आप बिल्कुल स्टेज 0 पे कैंसर को पकड़ पाते हैं. I can see a lot of curiosity in the questions asked in the chat box. So one of the common question is how long it takes to progress. So if the cancer is undetected, so how long the time it takes from not getting detected to the stage of detection or moving to the last stage? I think that's a common anxious question which comes out. So I think this is a very very important question और हर आदमी हर पेशेंट ये पूछता है. I mean उसका फर्स्ट जब भी आप आज भी जो कैंसर के अभी एक पेशेंट को भी कैंसर के बारे में बताया तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कब से होएगा. That is one thing, as if one can have some consolation. Basically what we say is there is a tumor biology. One cannot predict that how long it will take for one cancer to progress from stage 1 to stage 4. There are some cancers जो बहुत जल्दी प्रोग्रेस नहीं करते और it progress slowly, but and there are some cancers which can progress rapidly also, so that can be no consolation. But what is important to note is that stage 0 से stage 1 बनने में ना कैंसर को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, and that is a good thing because it is not like कि you will sleep today and next week पता लगा बिल्कुल ठीक ठाक और next week आपको सीधा stage 4 का 3 का कैंसर हो गया. मतलब unless it is some type of blood cancers which are very aggressive और जो बहुत rapidly होते हैं. उसके अलावा fortunately majority of the cancers, especially जो common cancers है, they take months to years to develop, and that is the main idea of screening. कि जब वो डेवलप हो रहा है, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, आप उसको उस समय आप डायग्नोज कर लेते हो जब वो शायद कैंसर पूरी तरह से बना भी नहीं है. Yeah, absolutely. Earlier the better. Now I have last two questions. So this one is related to the treatment. So what is your main goal of treatment? Is it curable? Can we cure breast cancer? So again, the basic thing is what stage it is. And cancer mein to everything is about stage. If it is an early stage, yes, you can cure it. Then the chances of cure are very very high. But if it is an advanced stage, then the chances of cure are very minimal. And that is why it is the entire focus is in early diagnosis. Early stages में cancer बिल्कुल ठीक हो जाता है. I have some of my survivors more than 40 years. 40 साल पहले जिनका कैंसर का इलाज हुआ था. देयर आर 10-20 years वाले बहुत सारे हैं जिनके कैंसर के इलाज इतने साल पहले हुए थे. बट इट वाज ओनली if they were fortunately caught at the right time, they were caught early, है ना. So if जैसे आफ्टर कोविड व्हाट आई हैव फाउंड इज लाइक अनफॉर्चुनेटली कोविड ने सबको इतना डराया कि सडनली अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं दे आर ऑल कमिंग विद एडवांस कैंसर्स. आई मीन इतना भय था कोविड का कि पीपल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दे हैड लम्प्स इन द ब्रेस्ट दे नेवर वेंट टू अ डॉक्टर. So if a cancer stage is advanced, then the chances of cure decreases. So मतलब जितना जल्दी diagnose होएगा उतना ज़्यादा cure का chance होएगा. Ma'am, one question from my side. We talk about genetic testing and BRCA and all these things. So which patients should go for this kind of a testing? It's for all the people or some selected patients or some selected people should go for this? So definitely genetic tests are not for everybody. They are not recommended that everybody should go and get this test done. So there are certain direct indications जिनमें genetic test होने चाहिए. For example, if there is a very strong family history of
ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, जैसे एंजेलिना जॉली के केस में था कि बिकॉज ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर बोथ कैंसर्स आर फीमेल कैंसर्स एंड दे आर थ्रू द सेम जीन। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर भी है, ओवेरियन कैंसर भी है और बहुत ज्यादा फैमिली हिस्ट्री है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है सिर्फ एक बंदा नहीं, कम से कम 2 से ज्यादा लोग हैं जिनको कैंसर है, तो उनमें यस ब्रेका म्यूटेशन शुड बी डन। एक पर्टिकुलर टाइप का ब्रेस्ट कैंसर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, मतलब जिसमें हार्मोन रिसेप्टर्स भी नेगेटिव होते हैं, हर्टन्यू भी नेगेटिव होता है। तो अगर किसी को, क्योंकि ट्रिपल नेगेटिव आउट ऑफ ऑल द ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनमें ब्रेका म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो अगर किसी को, लेडी को लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज, मतलब यंग एज में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, तो यस जेनेटिक होने के चांसेस ज्यादा हैं, इस वजह से ब्रेका म्यूटेशन करानी चाहिए। अगर एक ही लेडी में 2 से ज्यादा कैंसर है, तो दे हैव साइमल्टेनियसली कैंसर इन बोथ द ब्रेस्ट, या एट द सेम टाइम यू फाइंड कि उसको पहले ब्रेस्ट था और अब ओवरी हो गया, तो दैट मीन्स उसकी बॉडी में कुछ ऐसा है कि उसका रिस्क ऑफ कैंसर बहुत हाई है, देन देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज की ब्रेका म्यूटेशन होनी चाहिए। देन सर्टेन सब टाइप्स ऑफ ओवेरियन कैंसर लाइक हाई ग्रेड सीरस ओवेरियन कैंसर, तो ओवेरियन कैंसर भी जो होता है बहुत तरह डिफरेंट टाइप्स का होता है, अगर हाई ग्रेड सीरस ओवेरियन कैंसर है देन दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड इज कि दीज आर द कैंसर्स जिसमें ब्रेका म्यूटेशन हमें जरूर करनी चाहिए। आई हैव सम ऑफ द पेशेंट्स लाइक जिसमें बिटिया केम टू अस, द डॉटर केम टू अस एंड शी वाज हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, तो शी वाज गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, and then the father also, we came to know the father was also a case of prostate cancer, so we got the BRCA mutation done, and both father and daughter turned out to be BRCA positive. So BRCA mutation is not only for women, contrary to the popular belief, people feel कि BRCA is only for breast and ovarian cancer. Men can also, men of those family will also have a higher risk of pancreatic cancers and prostate cancers. So a prostate cancer in a younger age group, a high grade prostate cancer, BRCA mutation needs to be done. So there are certain indications. So best is like, in case there is somebody in the family or there is a strong family history of cancer, do consult your oncologist. He or she will be the right person to tell you कि आपकी genetic testing होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. Thank you, ma'am. Continuing to that question, this BRCA testing will have specific age to do the BRCA testing if there is a strong family history? The earlier the better, because the earlier you know your genetic predisposition, you can plan your family accordingly. But yes, these genetic tests at present we do not do in minors, because minors will not be able to take the decisions and we don't want anybody else to take decisions for them. So anybody who is a major, and if there is a strong family history, जितना सपोज लाइक अगर मालूम है कि एक लेडी है और बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो ब्रेका म्यूटेशन जितनी जल्दी हो अच्छा है, बिकॉज अगर उसको मालूम है कि वो ब्रेका म्यूटेशन है, तो अगर उसने सपोज बिकॉज द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर इज हायर, तो अगर उसने अपनी फैमिली प्लान करनी है तो शी कैन प्लान इट अर्ली सो दैट लेटर ऑन शी कैन गो फॉर सर्जरी. तो जितना जल्दी ये टेस्टिंग कराएं उतना बेटर होता है. And ma'am, on screening, when you mentioned after 40, when you do the mammography, and of course before the menopause, if the woman is going for mammography, the way right now you mentioned के self examination में periods के third day के बाद होना चाहिए, तो mammography में कुछ ऐसा rule है क्या कि periods के ideally breast की कोई भी evaluation हो रही है, that should be done after your periods, because जब भी हम जस्ट प्री पीरियड्स जो 1 week बिफोर साइकिल्स होता है, उसमें लॉट ऑफ हार्मोन इफेक्ट इज देयर ऑन द ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट आर नॉर्मली engorged, they are painful, tender, and you can feel lot of lumps in the breast also. And anyway अगर आप वो इवैल्यूएशन को रिपीट करते हो आफ्टर साइकिल्स, आफ्टर ब्लीडिंग, तो वो सारे चेंजेस सबसाइड हो जाते हैं. तो इसलिए अगर हम जस्ट बिफोर पीरियड्स करेंगे तो हमें बहुत सारी फॉल्स इमेजेस मिलेंगी which are probably not the right thing. If it is not an emergency, sometimes if it is an emergency, बहुत बड़ा lump है, we don't want to wait, we will do it before periods also. If it is not an emergency, all the breast imaging should be done after your periods. So thank you so much, ma'am, for very comprehensive information and nicely highlighting all the answers to our questions. So with this, now I invite Ms. Manisha Sonodekar, Senior Director, Sales and Marketing for Super Specialty Division, to give the
concluding remarks and vote of thanks so that we can close today's M Zindagi webinar. Over to you, Manish. Thank you, Dr. Arvind. And ma'am, it's always a pleasure. It's not a presentation, and it was definitely your passion about treating breast cancer which was coming out, ma'am, because it's so ingrained into you. And I know so well because I have also read your book, because book is also your clinical experience, and you telling about what is the in-clinic experience of your patients. I still recall one incident which you have narrated in your book, where a patient used to come to your clinic and all decked up. So people used to think, oh, this lady is coming for treatment and all decked up. So probably once you asked her, like, what is it? So she said, so what? I want to lead my life, and what I'm coming to clinic, so I want to be decked up and feeling good. So these are small stories which are so inspirational. And probably we think, oh, she's a patient, so she should be dull. She doesn't have any right to wear nice dress and come to the clinic to take a chemo. But it is so narrative and all informative. So I definitely would recommend all to the team also. Just lay your hands. It could be also useful for your team. And if you know someone in family. And ma'am, on behalf of MCure, I really appreciate and thank from bottom of my heart on occasion of this Breast Cancer Awareness Month. No one else than you could have given such beautiful insight. Thank you so much, ma'am. Thank you, Manisha. Like what you mentioned, before I close, I would like to mention another thing. That incident which you mentioned, I still remember. I rather feel, I don't know, I mean, शायद COVID ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया. जब तक, मतलब, we all take life for granted. We all take the blessings for granted. We all take everything for granted. So some of the patients, and I really find that these patients, they do mention, and it is a very, it was in the realm of cancer that I actually started living. So जब cancer strike करता है ना, when you feel कि something which is so precious, you may lose it. उसके बाद is the second life, and where you really live. You enjoy the sunrises, you enjoy the sunsets, and you enjoy the little pleasures, which so far we always feel that it is a right, it is for granted. So that is what we generally find the change in. I mean, it's a human perspective. हमें जो चीज आसानी से मिलती है ना, we always take it for granted. Yeah, that's true. That's true. That's true, ma'am. Absolutely. Very nice connecting with all of you. Thank you so much. Thanks, ma'am. We have 150 participants right from Jammu to Pune to all other locations of MCure. Not only female, ma'am, there are men also present, and in fact, they want even their family members to know about it. This initiative of M Zindagi is for the internal employees. However, definitely we are going to take forward the suggestion, and we'll be also utilizing this most informative session for the families as well, ma'am. I really appreciate your efforts, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Have a nice evening. Have a nice evening.